अमरदीप का ध्यान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनलॉक में फीस के बारे में, स्कूल फीस के बारे में। सारे देश में लाखों प्राइवेट स्कूल हैं और करोड़ों बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो आज की डेट में किसी ने अगर फीस नहीं जमा करवाई है, बहुत से बच्चों ने अभी भी फीस नहीं जमा करवाई है, तो उनके साथ ये प्राइवेट स्कूल किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 25 मार्च से सारे देश में लॉकडाउन हो गया था। उसकी वजह से बहुत से लोगों की जॉब चली गई है और काम धंधे, बिजनेस, व्यापार लगभग ठप के बराबर है। किसी का भी काम लॉकडाउन से पहले जितना चला हुआ था उसका आज की डेट में 50% भी मैक्सिमम चला हुआ है, किसी का 10% चला हुआ है, किसी का 30% चला हुआ है, 100% किसी का काम धंधा व्यापार आज नहीं चला है। और बहुत से आदमियों की, जो मेरे नॉलेज में है, अगर जो बच भी गई है तो उनको सैलरी 50% दी जा रही है। 50% पे काम करना हो तो करो और नहीं तो इसको भी छोड़ के चला जाओ। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो उसको काम को कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है, कहीं ना कहीं ये मैटर करता है कि अगर हमने ये छोड़ दी तो दूसरी जगह भी 50% ही देंगे, क्योंकि दूसरे ने ये कंसेप्ट सारों ने अडॉप्ट कर लिया। लगभग सारे व्यापार काम धंधों में यही तरीका आज की डेट में लागू हुआ है। अब दिक्कत परेशानी कहां आई, जब 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ तो 25 मार्च को तो नया सेशन स्कूल का स्टार्ट नहीं हुआ था, वो तो लगभग लास्ट पे था। बच्चों के लगभग स्कूल के पेपर हो चुके थे, किसी का एक आध पेपर रह गया होगा तो रह गया होगा। मेरे ज्ञान व विश्वास के अनुसार किसी का पेपर उस टाइम पेंडिंग नहीं थे। स्कूल वालों के लगभग सबने पेपर क्लियर हो चुके थे, उनका सिर्फ रिजल्ट आना था और अगली क्लास में उनको जाना था। अब जब नेक्स्ट क्लास आ गई, नेक्स्ट क्लास में तो वो गए ही नहीं, क्योंकि सारा देश ही बंद हो गया, स्कूल खुले नहीं है, अब तक भी नहीं खुले हैं। मैं जहां रहता हूं करनाल में, यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक स्कूल है सुभाष गेट के अंदर, उसका नाम मुझे ध्यान, समता के नाम से स्कूल है। उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के अंदर भी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी, लॉकडाउन के अंदर कोई भी चीज ओपन नहीं थी, वो लॉकडाउन के अंदर भी पैसा बनाने के लिए अपने स्कूल को खोल रखा था। और नैनीहालों को जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में उनसे पढ़ाई करवाई जा रही थी। जब उनकी इस बारे में कंप्लेंट हुई, स्थानीय एमसी हैं मिट्टू सैनी, उन्होंने इस बारे में कंप्लेंट की तो उनको आश्वासन दे के, समझा के, बुझा के भेज दिया गया कि हम स्कूल में फ्यूचर में बच्चों को नहीं बुलाएंगे। अब क्योंकि पैसे की भूख बढ़ती जा रही थी, पैसा आ नहीं रहा था स्कूलों के पास, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को तोड़ दिया और दोबारा से फिर स्कूल लगाना शुरू कर दिया। अब जब एमसी साहब के पास भी पहुंची और भी फिर सोशल मीडिया पे भी वायरल होगी, किसी ने इन आदमियों की कंप्लेंट कर दी, वो लेडीज उसको चलाती हैं। आपने नेट पे देखा भी होगा, अगर आप करनाल रहते हैं या कहीं बाहर भी रहते हैं, स्थानीय न्यूज तो लगभग सभी न्यूज चैनलों पे फ्लैश हुई थी। और सोशल मीडिया पे तो करनाल का मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी औरत होगी जो सोशल मीडिया यूज करते होंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पे और IBN 24 पे तो लगभग, और इसके अलावा भी जो भी आजकल सोशल मीडिया पे चैनल, फेसबुक वगैरह पे बने हुए हैं, उन पे लगभग सब पे न्यूज फ्लैश हुई थी। उस दौरान जब वो छापा लगा, स्थानीय DO साहब आए, SDM साहब की नॉलेज में गया, DC साहब की नॉलेज में गया और SHO साहब भी वहां मौके पे आए थे। तो उनको वहां पे उन्होंने टीचर भी लगा रखे थे, टीचरों को कुंडा लगा के अंदर बंद कर दिया, बाहर से उनका लॉक लगा दिया ताकि ना पता लगे। लेकिन फिर जब इंक्वायरी हुई तो वो टीचर अंदर से निकले, 20-25 टीचर अंदर से निकले, कुछ उसमें से घर चले गए, कुछ मौके पे वहां पे मिले हैं। उसमें आपके ज्ञान व विश्वास के अनुसार आपको मैं बताता हूं कि उन्होंने उसमें उन लेडीज का, जो वो स्कूल के संचालक थे, उनका पर्चा दर्ज हुआ और वो जेल में गए। अब मुझे आज की डेट में नहीं पता कि वो बाहर है क्या अंदर है, लेकिन उनका पर्चा जरूर दर्ज हुआ है। उन्होंने नेशनल डिजास्टर में एक तो उनका पर्चा दर्ज हुआ, क्योंकि जो ये कोविड-19 है, कोविड-19 ये आया हुआ है, ये तो सारी वैश्विक समस्या है। ये कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट की, शहर की, कस्बे की, तहसील की नहीं, सारे देश की नहीं, है तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन फिर भी वो किताबें भी बेच रहे थे अंदर,
उनकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो किसी का सामान्य आदमी के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी है वो उन्होंने क्या किया हुआ, ज्यादातर ने अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। वो छोटे स्कूल की बजाय अपने बच्चों को बड़े स्कूल में भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट में भेजते हैं। वो किसी तरह के एडजस्टमेंट करके अपने बच्चों की स्कूल की फीस वो पे कर पा रहे थे। एक आदमी ने कि किसी की रुकती थी, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट मंथ में चली जाती थी। लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, मुझे लगता है 60 से 70% आदमियों ने अब तक भी फीस नहीं भरी है। तो इन्होंने क्या किया, स्कूल वालों ने मैसेज करने शुरू कर दिए, ऑनलाइन पढ़ाई करवानी शुरू कर दी। पहले तो लोगों ने जनहित याचिका माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, उसमें वो प्रोसेसिंग होने के बाद, तारीख लगने के बाद माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि भाई जो स्कूल है कहीं ना कहीं वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनके भी जो एम्प्लॉइज हैं, टीचर हैं, उनको भी उन्होंने सैलरी देनी है और भी स्कूल का बहुत सा खर्चा होता है। तो माननीय हाई कोर्ट ने क्या किया कि भाई ऐसा डिसीजन दिया जाए जिसमें आम पब्लिक भी बच जाए और स्कूल वाले भी जिंदा रह सके, क्योंकि लाखों टीचर प्राइवेट स्कूलों में आज की डेट में, अगर हरियाणा की भी बात करें तो लाखों टीचर स्कूलों में जॉब करते हैं। अगर कोई भी फीस नहीं देगा तो वो उनकी जॉब चली जाएगी, स्वाभाविक बात है। जो भी उसका संचालक है वो अपनी जेब से तो पैसा देने से रहा, उनको जब तक पेरेंट्स उनको पैसा नहीं देंगे, स्टूडेंट की फीस नहीं आएगी, तो उनका सर्कल नहीं चल सकता। यहां तक तो मुझे भी समझ में आती है, माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए कि भाई जो कोई भी प्राइवेट स्कूल है वो सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकता है, उसके अलावा वो कोई चार्जेस नहीं लेगा। जैसे शुरू से लेते थे डेवलपमेंट चार्जेस, कंप्यूटर चार्जेस और भी बहुत से चार्जेस होते थे, वो आप सबको पता ही है। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते होंगे तो आपको पता ही है, क्योंकि वो आज ही तो आपने दाखिल नहीं करवाए हैं, आपको पता है। आपके बच्चे नहीं पढ़ते होंगे तो आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार के बच्चे पढ़ते होंगे, आपको पता है किस किस तरह के चार्जेस स्कूल लेते थे और वो पब्लिक उसको पे कर रही थी। लेकिन आज की डेट में क्या है कि सिर्फ स्कूलों को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस लेना अलाउड किया। उसके बाद क्योंकि लोग आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी थी, मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो चुकी थी, उन्होंने क्या किया, एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी उस फैसले के खिलाफ कि भाई जो कोविड-19 का दौर है और उसके बाद की जो फीस है वो फीस माफ कर दी जाए। यह सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगा दी गई कि कोई भी प्राइवेट स्कूल उसकी फीस उस ड्यूरेशन की ना ले। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए, उन्होंने आदेश दिए कि भाई ये तो स्टेट का मैटर है, इसको तो हर स्टेट में हम कोई ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते इस बारे में जो सारे देश पे लागू हो जाए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन है, इसमें स्टेट अपना फैसला ले, केंद्र सरकार नहीं, स्टेट सरकार मतलब राज्य सरकार अपना फैसला ले, या फिर जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसी को ही एज इट इज रखा जाए। उसके बाद क्या हुआ, स्कूलों के मैसेज आने शुरू हो गए, फोन आने शुरू हो गए, ऑनलाइन क्लासेस लगानी शुरू कर दी। ऑनलाइन क्लासेस में जो लड़की है वो तो मेरे देखने में आया है कि उन्होंने पढ़ा है, लड़के जो है वो ज्यादातर नहीं पढ़ पाए, उन्होंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो ऑफलाइन ही नहीं पढ़ रहे थे। जब वो स्कूल में जा रहे थे तब भी वो इतना ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे थे। अब जब ऑनलाइन होगा तो वो बहुत कम बच्चों ने स्टडी की है। अब क्या हुआ, हर 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद स्कूल से फोन आने शुरू हो गए। वो इधर उधर की बात करके बच्चा सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, फिर इधर की बात करके उधर की बात करके फिर वो उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। ये प्रोसेसिंग इन बिटवीन भी चलती रही। जब हाई कोर्ट में केस चला हुआ था तब कोई किसी भी स्कूल के पास, सारे देश में किसी भी स्कूल के पास फीस लेने के कोई राइट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी चलती रही। फिर भी वो इधर उधर की बात करके मेंटली प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर डालते रहे कि आप फीस जमा करवा दीजिए। ऐसा एक हादसा हमारे साथ भी हुआ। हम शहर के मौजूद आदमी हैं, मेरी बिटिया जिस स्कूल में पढ़ती है, मैं उस स्कूल का नाम नहीं लूंगा क्योंकि पर्टिकुलर किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहिए। लगभग सभी स्कूलों में यही कंसेप्ट अडॉप्ट किया हुआ, सब स्कूलों में यही तरीका अपनाया जा रहा है। साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से पेरेंट्स की जेब में से पैसा निकाल के अपनी जेब में डालने का। और मेरे जो
देखने में आया बहुत से आदमी टीचर मुझे जानते हैं, वो दबी आवाज में कह रहे हैं कि उनकी सैलरी जो है वो 50%, उनकी सैलरी भी 50% कर दी गई है। आज की डेट में स्कूल का इतना लंबा चौड़ा खर्चा नहीं रह गया, क्योंकि बिजली का बिल तो नाम मात्र का आता है, क्योंकि क्लासेस तो लग ही नहीं रही है। जब लगेंगे नहीं तो कूलर पंखे नहीं चलेंगे, लाइट नहीं जलेगी, तो बिजली का बिल तो नाम मात्र का रह गया। और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं रहा, क्योंकि कोई बस नहीं चल रही है। अब जो टीचर्स हैं ज्यादातर स्कूलों में, मैं अगर बात करूं तो 90% स्कूलों से भी शायद ज्यादा ने अपने टीचरों की, जो उनके एम्प्लॉइज हैं, उनकी सैलरी 50% कर दी है। और लेकिन वो दबी आवाज में बोल तो रहे हैं, पूरी आवाज में नहीं बोल पा रहे हैं, और वो अपनी जॉब करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। अब क्या दिक्कत परेशानी कहां आम पब्लिक को आ रही है? मेरे साथ भी क्या हुआ, मेरी बिटिया जिस स्कूल में पढ़ती थी, वो स्कूल में मैंने नर्सरी में छोड़ी थी और 12वीं क्लास +2 करके उस स्कूल से निकली है। 15 साल उस स्कूल में रेगुलर पढ़ी है, और उसके बाद आज भी मेरा लड़का वहीं पे पढ़ता है, जिसका नाम शगुन कादियान है। वो भी 1 साल, मुस्कान कादियान तो चली गई है 15 साल करके, उसके बाद भी 1 साल और हो गया है, यानी कि 16 साल हो गए हैं मुझे इस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हुए। ट्रांसपोर्टेशन की तो मुझे कभी दिक्कत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं शुरू से अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ आता हूं। वो फैसिलिटीज मैंने ज्यादा कभी नहीं ली, कभी इमरजेंसी में 1-2 बार आगे होंगे तो आगे होंगे, वो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। पर मुझे दिक्कत परेशानी आज भी नहीं आई भगवान की दया से, लेकिन मेंटली प्रेशर मेरे ऊपर भी डाला गया। मुझे दिक्कत परेशानी कहाँ आई, मैं पिछले 16 साल से पूरे 16 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पर मंथ के हिसाब से फीस जमा करवाई हो। मैं हर बार 1 साल की एडवांस फीस जमा करवाता था। जब मेरे दोनों बच्चे पढ़ते थे 15 साल तक, तब भी मैं 2 साल की फीस, दोनों बच्चों की 1 साल की फीस जमा करवाता रहा, और उसके बाद एक बच्चा पढ़ता है तब भी मैं 1 साल की एडवांस फीस जमा करवाता रहा। मैंने कभी भी 1 अप्रैल को फीस जमा नहीं करवाई, हमेशा मार्च के महीने में ही, वो जो इनका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है पिछले वाला, उसमें ही मैंने इनकी 1 साल की फीस जमा करवा दी। इन्होंने मुझे कभी भी उसकी वजह से कोई छूट नहीं दी, भाई 1 साल की फीस मैं इकट्ठी जमा करवा रहा हूं तो मुझे कुछ रिबेट दे दी जाए, या मेरे 2 बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं तो उसकी वजह से मुझे कोई फाइनेंशियल मेरा प्रॉफिट कर दिया जाए, कुछ मुझे पैसे लेस कर दिए जाए। और मैंने भी कभी ये मांगी नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं हुआ। अब क्या हुआ, इनके पास मेरी वाइफ का नंबर था, वो शायद हो सकता है मेरे लड़के ने दे दिया। मेरे फोन पे तो फोन नहीं किया गया। पिछले 6 महीने में मेरी वाइफ के पास कम से कम 25 बार फोन आ चुका है, इसी टॉपिक पे बात हो चुकी है। मैंने फिर जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया तो मैंने खुद से बात कही, उनकी मैम जो क्लास इंचार्ज होंगी, शायद मुझे नाम नहीं पता उनका, या जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है वहां से स्कूल से फोन करते हैं, मैंने उनसे बात की। पिछले 6 महीने में 2-3 बार मेरी उनसे बात हो चुकी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात बोली कि मैम 16 साल से मैं हर साल पैसा आपका पहले दिन जमा करवा रहा हूं। मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरी बिटिया स्कूल में 1 अप्रैल से आते हैं, नया सीजन, नया जो क्लास स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से होती है, लेकिन मैं मार्च में हमेशा पूरी फीस जमा करवा देता हूं। अब जब क्योंकि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जब हम कोई चीज यूज नहीं कर रहे हैं उसका हमारे से पैसा मांगा जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा पिंच होती है, थोड़ा सा दर्द होता है इस चीज का कि यार मैं ये सामान तो ले नहीं रहा हूं, मैं ये जब किस चीज के पैसे दूं। मैंने उनको ये बोला कि मैम ऐसा है, जिस दिन मेरा लड़का पहले दिन स्कूल में आएगा वो आपकी मैं पूरे साल की पूरी फीस जमा करवा दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और आप दोबारा मुझे ऐसे परेशान ना करें, मेरी वाइफ को ऐसे फोन ना करें। अभी कल क्या हुआ, जस्ट मेरी वाइफ के पास 6 बार फोन किया गया, 6 मिस कॉल हुई हैं, वो बिजी हो रही थी, मेरी साली के घर गई हुई थी, उसने वो फोन पिक नहीं किया, और उसने मुझे बताया आज भैया तो 6 बार फोन आ चुका है इनका। मैंने उनके पास फोन बुलाया, मैम ने रिसीव किया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक मैम से और मेरी बात करवाई, तो वो जो दूसरी मैम से मेरी बात हुई वो कह रहे हैं कि हमारी तो 6 महीने से जी आपसे बात ही नहीं हुई। मैं कह रहा हूं जी 6 महीने में 3 बार मेरे से बात हो चुकी है, और 25 बार मेरी वाइफ के पास फोन आ चुका है। हमने कोई आपसे लोन नहीं लिया हुआ है। मैंने सुना था, इस बार टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं, बजाज फाइनेंस वालों के बारे में ऑनलाइन देखते हैं हम, सोशल मीडिया पे देखते हैं, लोगों को परेशान कर रही है एनबीएफसी कंपनियां, उनके बारे में तो मैंने सुना था।
लेकिन ये स्कूल वाले भी इस चीज पे अगर उतारू हो गए हैं तो ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा भाई हमने कोई लोन तो ले नहीं रखा है आपके स्कूल से, या हमने आपका पैसा देना है, बताओ किस चीज का पैसा देना। हम बोल तो रहे हैं आपको, अब हम आपको लिख के दे दें क्या स्टाम्प पेपर के ऊपर के भाई हम आपके सारे पैसे दे देंगे, जिस दिन स्कूल लगेगा हमारा लड़का आएगा हम पैसा दे देंगे, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम। किस चीज की दिक्कत है? हम ना तो 16 साल की पिछले की रिबेट मांग रहे हैं ना अब हम मांगेंगे, अब भी हम आपको 1 साल की दे देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, अब जैसे कल 6 बार मेरी वाइफ के पास फोन आया तो वो मानसिक परेशानी में चली गई। वो कहने लगे भाई तूने तो मेरे ही बजाज से लोन करवा दिया तो मेरे को पीछे मेरे ही फोन पे फोन कर रहे हैं दोबारा। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी कही भाई आपको कोई बात करनी है, कोई फोन करना है मेरे से कीजिए, मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है, उसके पास पैसे थोड़ी है, पैसे तो मेरे को देने हैं, आप मेरे से फोन कीजिए मैं आपके पैसे दे दूंगा, मैं कोई ना थोड़ी कर रहा हूं पैसे देने से। अब मैं आज उनके स्कूल में गया, आज ज्यादातर स्कूल वालों ने ऐसे टीचर बिठा रखे हैं तो मनोचिकित्सक हैं भैया, ये तो माइंड वॉश कर देते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। फोन पे हमें बोलते हैं कि बड़े सर से मिलिए आप, जो इनके ओनर हैं आके आप उनसे मिलिए। जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो हमारी उनके साथ मीटिंग नहीं करवाई जाती। और एक ऐसे टीचर 2-4 जरूर इन्होंने हर स्कूल वालों ने हायर किए हुए हैं जो कि आदमी का माइंड वॉश कर देते हैं, उसका खोपड़ा घुमा देते हैं, वो आके घर से कुछ और सोच के आता है और वो उसको कुछ और समझा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे उन टीचर का नाम तो नहीं पता, और पता भी होता तो मैं नहीं लेता उनका नाम, लेकिन वो है पूरे कलाकार। मैंने देख लिया, मैं भी 23 साल से पिछले व्यापार कर रहा हूं। ऐसे दुनिया में मुझे जितने आदमी मिले आज तक, बहुत कम ऐसे आदमी है ये क्या करते हैं, सामने वाले को उसका फायदा बता के और अपना फायदा कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई आप तो कलाकार हैं, आप तो बिजनेसमैन है, आप तो टीचिंग लाइन में गलत आए हुए हैं, आपको स्पेशल हायर किया हुआ है क्या? आप यहाँ टीचर है या मनोचिकित्सक को यहाँ बैठाया हुआ है? भाई जो आदमी आएगा, कोई पेरेंट्स आएगा, उसका माइंड वॉश करना आपने। ये तो मैंने ऐसे पुरानी फिल्मों में देखा है, फिल्मों में या नाटकों में, भाई आदमी को मानव बम बना दिया जाता है टेररिस्टों द्वारा। जो टेररिस्ट हैं उनके द्वारा एक बंदा हायर किया जाता है, जो कोच होता है, वो जो भी आता है उसका माइंड वॉश कर देता है। और माइंड वॉश करने के बाद उसको बताया और समझाया जाता है कि भैया तू ये बम फोड़ दे, मरेगा तो तू भी इसके साथ, पर तू सीधा स्वर्ग में जाएगा। अब उसका माइंड इतना वॉश कर दिया जाता है उस आदमी का जो ये टेररिस्ट बनते हैं। और मानव बम भी आपने सुना होगा, बहुत से लीडरों को भी मानव बम ने उड़ाया है, बहुत से। और वैसे भी ब्लास्ट हमारे देश में कहे तो सारी दुनिया में होते रहते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो मनोचिकित्सक हैं, जो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे जाके बंदे को समझाते हैं, उसको उसका फायदा दिखा देते हैं, तो वो इस तरह के बंदे वहां पे स्कूल में बैठे हुए हैं। वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे मेरा फायदा समझाया, मुझे अच्छे से वो समझ में आ गया। ये बात ठीक है, ये मैं भी मान रहा हूं कि फीस हमें दे देनी चाहिए, पर यह भी तरीका गलत है यार कि जो आदमी 16 साल से रेगुलर फीस दे रहा है और हर साल की पहले दे रहा है, आप 16 साल के बाद उसको मानसिक दबाव उसके ऊपर डाल रहे हो। मैं कह रहा हूं भाई ये तो तरीका आप कर ही रहे हो, 25 फोन कर रहे हो, आप ऐसा करो। एक ये जो लोन रिकवरी वाले जैसे एनबीएफसी कंपनी वालों ने रखे हुए हैं, आप भी रख लो, आप फीस रिकवरी के रख लो, लोगों के घर भेजना शुरू कर दो, दे भाई पैसे दे, आवाज मार रहे जो उसके घर के आगे अगला क्या करेगा, देगा ही पैसे यार, और क्या करेगा। मतलब कहीं से गुट्ठा लगा कर लेकर आओ, चलो भाई इनके पैसे दे दो भाई, और तो कुछ करो ना करो, इनके पैसे जरूर दे दो। मैंने और इससे ज्यादा नहीं पता, मेरी तो यही समझ में आई। अगर आपको कोई ऐसा मनोचिकित्सक मिल गया, आप किसी स्कूल में गए, सारे देश के किसी भी कोने में किसी भी स्कूल में गए, अगर आपको इस टाइप के मनोचिकित्सक मिल गए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो ये करते हैं, जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट आदमी इन्होंने बैठा रखे हैं, तो मान के चलो कि आप अपनी फीस पूरी जमा करवा के आओगे। नहीं तो कोशिश ये करो आप, ये जरूरी नहीं है आपकी 6 महीने की रुकी, आप 1-2 महीने की दे दो। और वो ऐसे ले भी लेते हैं, वो समझ भी रहे हैं, मेरे भी समझ में आ रहा है कि अगर स्कूल की इनकम कम हो गई है तो स्कूल का खर्चा भी कम हो चुका है, सारे स्कूलों का खर्चा कम हो चुका है। तो स्वाभाविक बात है, इतना प्रेशर किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। ऐसा नहीं है, जो बच्चा किसी का पढ़ेगा उसको भी पता है, वो मैच्योर आदमी है जिसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, वो कोई 16 साल का तो है नहीं जिसके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं।
वो भी इस बात को समझ सकता है कि भाई मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मुझे इनकी फीस देनी पड़ेगी, अब नहीं दूंगा तो मुझे बाद में देनी पड़ेगी। ये स्वाभाविक बात है, नेचुरल बात है, ये इसको हर आदमी समझते हैं। तो इस तरीके से आजकल स्कूलों में ट्रीटमेंट की जा रही है पेरेंट्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।